पिछले क्लास में हम लोग लेसन 1 को पढ़े थे। आज हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे इतिहास का, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है उसका हिंदी आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि आखेट मतलब क्या होता है, खाद्य संग्राहक मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर आखेट जो खाद्य संग्राहक वो लोग करता था तो इधर से उधर वो घूमता क्यों था? खाद्य संग्राहक के लिए वो इधर से उधर घूमता क्यों था? उसके पीछे कुछ कारण होगा, तो उसका कारण आप लोग बताइएगा हमको। आखेट करने के दौरान या फिर खाद्य संग्राहक के दौरान जो आदि मानव थे, जो प्रारंभिक मनुष्य थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते क्यों थे? इसका कुछ कारण होगा, बताइए क्या क्या कारण हो सकता है। सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। पहला कारण तो हो सकता है कि जहाँ पे वो रह रहा होगा वहाँ पे उसका क्या हो सकता है, भोजन खत्म हो गया हो, यही ना, तब जाकर के वो घुमंतु बना, दूसरे जगह गया होगा। दूसरा, जंगली जानवर का शिकार करने के लिए उसको क्या चाहिए, कुछ चारा डालना पड़ता होगा ना। तो अगर किसी जगह का चारा खत्म हो जाता है तो वो दूसरे जगह चेंज कर देता होगा, यानी कि शिकार ढूंढने के लिए। और तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, जैसे खेती करता है वो लोग, तो खेती कहाँ पे होगा, नदी के आसपास में, क्योंकि उस समय तो ट्यूबवेल ये सब था नहीं जो सिंचाई का साधन हो जाएगा। तो खेती करने के उद्देश्य से भी वो क्या करता था, इधर से उधर घूमता था। और एक कारण हम लिख सकते हैं, जहाँ पे वो रहता था वहाँ के सारा सामान को तो वो खा पी के ख़त्म कर देता होगा, फिर वो नया जगह का तलाश करता होगा कि नया जगह में उसको मिल जाएगा। बात समझ में आया। और किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में तो हमेशा सब चीज़ नहीं उग सकता है। जैसे मान के चलिए आम है, अगर कोई भागलपुर का आदमी है या मुजफ्फरपुर का आदमी है, उसको लीची खा के वो ज़िंदगी भर जिंदा रहता है, तो लीची तो ज़िंदगी भर फरेगा नहीं। जब तक उसका सीजन है लीची वो भरपूर खाया, लेकिन जब सीजन ख़त्म हो गया तो वो जगह चेंज करेगा ना। तो वही यहाँ पे लिखना है आपको, मौसम के आधार पर भी वो क्या करता था, अपना जगह को बदलते रहता था। समझ में आया? कैसे बोलना है, ये सब्जेक्टिव में आएगा, इससे ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। क्या बोलना है हमको समझिए। आखेट अथवा खाद्य संग्राहक के दौरान जो प्रारंभिक मनुष्य थे वो इधर से उधर घूमते क्यों थे? तो पहला कारण उसका था कि वो भोजन के तलाश के लिए इधर से उधर घूमते थे। दूसरा कारण हमको लिखना है कि वो जानवरों का शिकार करने के लिए इधर से उधर घूमते थे। तीसरा लिखना है कि खेती के उपकरण को जुटाने के लिए या नदी के आसपास में खेती किया जाता था, और जब नदी सूख जाता था तो वो क्या करता था, स्थानांतरण हो जाता था, मतलब इधर से उधर ट्रांसफर कर अपने आप को कर लेता था। नए नए साग सब्जी को उपजाने के लिए नए नए क्षेत्र का जगह उसको खोजना पड़ता था, इसलिए भी वो क्या करता था, इधर से उधर घूमता था। और लास्ट हम कह सकते हैं मौसम के आधार पर वो इधर से उधर घूमता था। आया समझ में? इसमें तो कुछ है नहीं, लिखिए इसको। पहला लिखिए, भोजन के तलाश में। पहला लिखिए, भोजन के तलाश में। दूसरा लिखिए, जानवरों का शिकार करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए। तीसरा लिखिए, खेती के उद्देश्य से, खेती के उद्देश्य से। चौथा लिखिए, नए नए क्षेत्रों का तलाश में, नए नए क्षेत्रों का तलाश में। अगला लिखिए, मौसम के आधार पर भी वे अपने स्थान को बदलते थे। मौसम के आधार पर भी वे अपने स्थानों को बदलते थे। पूरा स्थल लिख करके डैश दीजिए।
पुरा स्थल क्या है? तो हम लोग बोलेंगे पुरा मतलब क्या होता है? पुराना, स्थल मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर इस प्लेस जो है। तो कैसे इसका हमको बोलना है डिफिनेशन? तो वह स्थान जहाँ से पुराने पुराने वस्तुएं मिलते हो, जिससे हमें पुराने या फिर अतीत के बारे में पता चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पुरा स्थल। याद हुआ? पुरा स्थल वैसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर से पुरातात्विक वस्तुओं का खोज किया जाता है। ये भी तो सिंपल है। पुरा स्थल वैसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर से पुरातात्विक वस्तुओं का खोज किया जाता है। हो जाएगा? पुरा स्थल वैसे स्थान को कहा जाता है जहाँ से पुरातात्विक वस्तुओं का खोज किया जाता है। हो जाएगा? खुद से लिख लीजिएगा, लिखिए खुद से। पुरा स्थल वैसे स्थान को कहा जाता है जहां पुरातात्विक वस्तुएं मिलती हो। हो गया? अब आप लोग को जो मैप मिला है उसको ध्यान से आप देखिए, और वहां पे आपको पूरा पाषाणिक पूरा स्थल दिखेगा। सब अपना अपना नक्शा को ध्यान से देखिए, बगल से देख लीजिए, नहीं मिला है तो। मैप में दिखा आप लोगों को? पूरा पाषाणिक पूरा स्थल आपको दिखेगा। रेड कलर का त्रिभुज बना हुआ है साइड में, दिख गया? अब जहां जहां त्रिभुज बना है वहां देखिए, एक आपको भीमबेटका दिखेगा। दिख गया भीमबेटका? भीमबेटका आपको दिखा एकदम मध्य में, सेंटर में। भीमबेटका मध्य प्रदेश, जहां कल आप नर्मदा नदी को ढूंढे होंगे। दिख गया भीमबेटका? उसके नीचे आप अगर ध्यान से देखिए तो हुंसी दिखा होगा आपको। हुंसी दिख गया? हुसगी दिख गया? हुसगी। उसी के जस्ट नीचे आप देखिए कुरनूल का गुफाएं दिखा आपको। तीनों दिख गया? ठीक। अब बोर्ड देखिए, पहला आपको क्या दिखा था? भीमबेटका। उसके बाद आप हम कह सकते हैं कि आपको वहां पे दूसरा क्या था? हुंसगी और कुरनूल का गुफा। अब बात समझिए, देखिए भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल का गुफा, आपको ये तीन याद रखना है कि ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, बहुत पुराना ये पूरा स्थल है। बात समझे? क्या क्या मिला था यहाँ से? तो भीमबेटका से आपका चित्र का साक्ष्य मिला है, और ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको मैप में दिख रहा होगा। भीमबेटका में एक गुफा मिला था जिसमें आदि मानव ने चित्र बनाते हुए प्रदर्शित किया है। मतलब हम जान सकते हैं, इस बात से हम पता तो लगा सकते हैं ना कि उस समय का आदि मानव चित्रकारी भी करता होगा। तो जो प्रारंभिक मनुष्य थे उसका चित्र हम लोगों को दिखाए कि वो कैसे गुफा में चित्र को बनाता था। ठीक है? और वो कहाँ मिला है? तो भीमबेटका से मिला है। और ये किस नदी के किनारे बसा है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा है। बात समझ में आया? उसके जस्ट नीचे आपको दिखा होगा हुंसगी। दिख गया? यहाँ हुंसगी से चूना पत्थर से बना हुआ काफी सारा हथियार मिला है। हथियार ने तो नहीं कह सकते हैं, औजार हम कह सकते हैं। और इसको जहाँ बनाया जाता था उसको उद्योग स्थल कहा जाता था, और जिस विधि से बनाया जाता था उसको दवाब सल्क विधि कहा जाता था। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरा हम आपको बताएं हुंसगी, तो हुंसगी से काफ़ी सारा औजार मिला है, छोटा छोटा औजार मिला है, और वह औजार जो है वो चूना पत्थर का बना होता था। और ये औजार जहाँ पे बनाया जाता था उसको उद्योग स्थल कहा जाता था। और इसको किस विधि के द्वारा बनाया जाता था? तो दवाब सल्क विधि। दवाब मतलब पत्थर पे दबाव देके बनाता होगा, तब सेफ हो जाता होगा। बात समझ में आया? तीसरा आपको आपके नक्शा में दिखा होगा कुरनूल का गुफा। दिख गया? कुरनूल का गुफा में आग का राख का साक्ष्य मिला है। राख, राख समझते हैं ना? आग उग जलाया होगा, तो इसी का पूरा स्थल पे हमको मिला है आग का साक्ष्य। और ये है कहाँ कहाँ? तो उसको समझिए। जो आपका हुंसगी है और जो आपका कुरनूल है, ये दोनों का दोनों तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। आपको नक्शा में दिख जाएगा तुंगभद्रा नदी कहाँ पे है।
और एक बात याद रखिएगा, जो हुंसगी है वो आपका कर्नाटक में पड़ता है और जो कुरनूल का गुफा है वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बस अगर आप पूरा पाषाणिक पूरा स्थल समझ में आया, 3 गो याद रखना है आपको। पहला भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल का गुफा। भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल का गुफा। भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल का गुफा याद रहेगा। भीमबेटका से चित्र मिला है नर्मदा नदी किनारे। भीमबेटका से चित्र का साक्ष्य मिला, तो गुफा था, गुफा के अंदर चित्र बना हुआ था। ठीक है यहाँ तक में। और दूसरा हुंसगी कर्नाटक में है और यहाँ पे कई सारा औजार मिला है, छोटा छोटा औजार, और ये औजार चूना पत्थर का बना होता था और इसको जहाँ पे बनाया जाता था उसको उद्योग स्थल कहा जाता था और बनाने का विधि को दवाब सल्क विधि कहा जाता था। बात समझ में आया। उसके बाद आपको बोलना है कि कुरनूल का गुफा तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये भी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ की गुफाओं से राख का साक्ष्य मिला, जिससे हमको पता चलता है कि आदि मानव जो है या फिर प्रारंभिक मनुष्य जो है आग का प्रयोग भी करते थे। आग का प्रयोग तो कई सारा हो सकता है। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। जितना हम बोर्ड पे लिखे वो सारा इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका, हुंसगी और लास्ट में क्या बचा आपका कुरनूल का गुफा। पूछेगा कि चित्र का प्रारंभिक चित्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका, और ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, एक बार आप भारत का नक्शा को ध्यान से देख लीजिएगा, पॉलिटिकल मैप को जो अभी रहता है, आप बोले थे मैप लेने के लिए, ले लीजिएगा मैप बहुत जल्द। पॉलिटिकल मैप लेना है आपको, फिजिकल मैप अभी मत लीजिएगा, जब ज्योग्राफी पर आएंगे तब फिजिकल मैप लीजिएगा। पॉलिटिकल मैप लीजिएगा A4 साइज का, उससे बड़ा भी होगा तो चलेगा। बात समझे। और एक बार भारत का नक्शा को दिमाग लगा करके देख लीजिएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो इसमें जो जो लिखा हुआ है ना कि भीमबेटका, हुंसगी, आप तुरंत बता दीजिएगा कि ये यहाँ पे होगा। लगभग लगभग तो बता सकते हैं ना, तो हो जाए। जैसे आप ध्यान से देखिएगा तो भीमबेटका देखिए जस्ट सेंटर पे है। यदि आप ध्यान दिए रहते भारत का पॉलिटिकल मैप पे तो आप तुरंत बता देते कि ये भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको मैप ले लेना है A4 साइज का, क्योंकि हम प्रिंट करके दे देते लेकिन उस तरह का नहीं आएगा जिस तरह वहाँ पे रंगीन रहता है, कलरफुल जो आता है मार्केट में चमकीला सा, वो बेस्ट रहेगा। तो उसको आप लोगों को ले लेना है। ये समझ में आया आपको, हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए। भीमबेटका लिख करके डैश दीजिए। भीमबेटका से, ये पूरा पाषाणी का पूरा स्थल है, इसमें पहला लिखिए भीमबेटका और इसमें लिखिए भीमबेटका से भीमबेटका से चित्र के साक्ष्य मिले हैं, चित्र के साक्ष्य मिले हैं। ये नर्मदा नदी के किनारे है, ये नर्मदा नदी के किनारे है। उसके बाद लिखिए हुंसगी, ब्रैकेट में कर्नाटक लिख लीजिएगा और इसमें डैश दे करके लिखिए हुंसगी और ब्रैकेट में कर्नाटक, इसमें डैश दे करके लिखिए। यहाँ से कई छोटे छोटे औजार मिले हैं, यहाँ से कई छोटे छोटे औजार मिले हैं, यहाँ से कई छोटे छोटे औजार मिले हैं। ये चूना पत्थर के बने होते थे, ये चूना पत्थर के बने होते थे। जिस स्थान पे इसे बनाया जाता था उसे उद्योग स्थल कहा जाता था। जिस स्थान में इसे बनाया जाता था उसे उद्योग स्थल कहा जाता था। जिस स्थान पे इसे बनाया जाता था उसे उद्योग स्थल कहा जाता था। तथा बनाने की विधि को दवाब सल्क विधि कहा जाता था। तथा बनाने की विधि को दवाब सल्क विधि कहा जाता था। तथा बनाने की विधि को दवाब शल्य विधि कहा जाता था। उसके बाद लिखिए कुरनूल गुफाएं, और ये लिख दीजिएगा कि ये नर्मदा तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है।
कुरनूल गुफाएं में लिखिए। इन गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले हैं। इन गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले हैं और ये भी तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। अब आपको वहां पे नवपाषाण कालीन दिखा होगा। इसका स्थान याद रखने का हम लोग एक सिंपल सा ट्रिक लिखते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ध्यान से इसको समझिए। 8 गो स्थान का आपको नाम याद रखना है नवपाषाण कालीन पुरा स्थल में। एग्जाम में पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन नव पुरा पाषाण कालीन नहीं है, तो आपको नाम याद रहेगा तब ना आप बता पाइएगा। तो इस ट्रिक आप सिंपल याद रखिए। चिराग और कोकिला दोनों की बहू महा उल्लर है। याद रहेगा, चिराग और कोकिला दोनों की बहू महा उल्लर है, ये तो याद रहेगा ना। फिर एक ठो नाम आपको याद रखना पड़ेगा, वो नाम है पेयम पल्ली। तो आप पल्लवी से याद रख सकते हैं इसको, पल्ली। चिराग और कोकिला दोनों की बहू महा उल्लर है। अब देखिए नाम कैसे निकल जाएगा। चिराग से क्या बन जाएगा? चिरांद, पहला निकल गया। कोकिला से क्या हो जाएगा? कोल्ही डवा, दूसरा आ गया। बोले ये सब नाम कहियो याद रहता आपको, लेकिन अब याद रह जाएगा। दोनों से क्या निकल जाएगा? दाऊजिन या फिर दाऊजल दोनों होगा। और हेडिंग, दाऊजल हेडिंग, ये आपका तीसरा हो गया। बहू से क्या बन जाएगा? बुर्ज होम, ये आपका चौथा हो गया। इससे महा से 2 गो निकलेगा, महागरा और मेहरगर। और अल्लर से क्या निकल जाएगा आपका? हल्लर, 7वां। और 8वां तो ये है भी किया, याद रहेगा। अब आप अपना अपना मैप देखिए, आपको ये सारा जगह दिख जाएगा। सब अपना अपना नक्शा देखिए। आइए चिरांद आ जाइए, जहाँ बिहार है, जहाँ पे बिहार है वहाँ आ जाइए। दिख गया चिरांद आपको? सर्कल स्क्वायर होगा, क्यूब टाइप में, ब्लू रंग का दिख रहा है ना, दिख गया आपको चिरांद। अब आपको देखिए उसी के जस्ट बगल में दिख जाएगा आपको कोली डवा, दिख गया। उसके बाद जस्ट आपको उसके बाद दाओ जनी हेडिंग, असम साइड आ जाइए आप। असम साइड दिख गया, असम साइड में दिख गया। हम यहाँ के हिसाब से चल रहे हैं, वहाँ के हिसाब से चलते तो तुरंत तुरंत मिल जाता, हम ट्रिक के हिसाब से चल रहे हैं। पहला आपको चिरांद देखिए दिख गया बिहार के साइड में। फिर आपको कोहली डलवा आपको जस्ट उसी के बगल में दिख गया होगा। फिर आपको दाऊजल हेडिंग असम साइड में दिखा होगा। 3 हो गया। फिर बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, इधर आ जाइए, दिख गया आपको बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, पूरा माथा पे मुकुट जाइए भारत का। फिर महा से 2 गो, महागड़ा और मेहरगढ़ दोनों पासे में है, कोली डलवा के पास देखिए, दिखा महागड़ा दिख गया। और मेहरगढ़ पाकिस्तान के पास आ जाइए, मेहरगढ़ पाकिस्तान के पास आइए, दिख गया। अब बचा कौन? हल्लर। हल्लर सबसे नीचे होगा, ध्यान से देखिए, कर्नाटक के पास हल्लर दिख गया। और लास्ट बचा आपका पेयम पल्ली, उसी के जस्ट बगले में देखिए नीचे लिखा हुआ है पेयम पगली, पगली बोलते हैं, पल्ली, दिख गया। नाम याद रहेगा, सिंपल है ना नाम याद रखना। तो ट्रिक क्या बताएं आपको? नवपाषाणिक पुरास्थल को याद करने का सिंपल ट्रिक है। नवपाषाणिक पुरास्थल को याद रखने का सिंपल सा ट्रिक आप याद रखिए।
चिराग और कोकिला दोनों की बहू महा उल्लर है। और एगो नाम याद रखिएगा, पेयमपल्ली। काम खत्म। चिराग से क्या आ जाएगा, चिरान। कोकिला से क्या हो जाएगा, कोल्ही, कोल डिहवा। देखिए जो हर्षईकार है ना, ये इसमें होता है, लेकिन जब भी कोई अर्ध वर्ण आ जाता है तो वो आ जाता है इस पे। तो क्या हो जाएगा इसका, कोल डिहवा। और दोनों से क्या आ जाएगा, दाओजल हेडिंग। और बहू से हो जाएगा बुर्ज होम। महा से दो गो निकल जाएगा, महागढ़ा और मेहरगढ़। और उल्लर से हल्लर और पेयमपल्ली। आपको याद होगा। समझ में आया। नव पुरा पाषाणिक पुरा स्थल को याद करने का सिंपल ट्रिक आपको याद रखना है कि चिराग और कोकिला दोनों की बहू महा उल्लर है। और एक याद रखिएगा, पेयमपल्ली, वो 8वां। सिंपल, चिराग से चिरांद हो गया, कोकिला से कोली रहवा हो गया, दोनों से दाओजल हेडिंग हुआ, बहू से बहुजुम बुर्ज होम हो गया, महा से महागढ़ा और मेहरगढ़, और उल्लर से हल्लर हो गया। और 8वां आपको याद रहेगा। समझ में आया, हो जाएगा। चलिए, हाँ जल्दी जल्दी उतारिए। जल्दी उतारिए। इसमें दो ठो नामे है, इसको याद रख लीजिएगा। आदि चन्नूर और दूसरा है ब्रह्मगिरी। महापाषाणिक पुरास्थल में दो गो ही नाम है, तो उसको याद रख लीजिएगा, आसान है वो। पहला आदि चन्नूर और दूसरा ब्रह्मगिरी। ट्रिक के साथ उतार लीजिएगा। मिटा दे। ट्रिक हो गया ना लिखा, हो गया लिखा ना। एक बेंच पे एक का हो गया ना, साइड से देख के लिख लीजिएगा। और ये वाला लिखे, महापाषाणिक पुरा स्थल का, लिखिए इसको जल्दी। अगला हेडिंग दीजिए, इसी तरह बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए, यहाँ तक बना लीजिए स्ट्रक्चर पूरा। हाँ, यहाँ से
चलिए 1 मिनट के लिए समझ लीजिए, फिर आप लोग लिखते रहिएगा, ध्यान से देखिए। जो पुरापाषाण काल है या आरंभिक पुरापाषाण काल है, इसको हम लोग 6 क्लास के अनुसार 3 भाग में बांटे हैं। हालांकि जब आप 11th में पढ़िएगा तो इसी को कई सारे भाग में बांटा गया है, लेकिन हम 6 क्लास के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं तो उसको समझिए। 3 भाग में बटा हुआ है। आरंभिक पुरापाषाण काल यानी कि इस यही साल हो जाएगा इसका, 20 लाख से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व, आज से लगभग। मध्य पुरापाषाण काल 12,000 से लेकर के 10,000 साल पूर्व, और इसी को हमको पढ़ना है। और उत्तर पाषाण काल यानी कि 10,000 के बाद ये चलेगा। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो मध्य पाषाण काल था उसको ही हम लोग मेसोलिथ काल भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल को ही मेसोलिथ काल, अंग्रेजी में मतलब हुआ, मेसोलिथ काल भी इसको कहा जाता है। और इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाता था, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रो आपको पता है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे कि माइक्रो मतलब छोटा होता है, लैटिन भाषा का शब्द है ये। तो छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाता था, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल भी कहा जाता था। बात समझ में आया? इसी समय में, इसी काल में पृथ्वी का जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना शुरू हुआ। सूरज का तापमान बढ़ा, मतलब पृथ्वी में गर्मी बढ़ा। गर्मी बढ़ने से बर्फ़ सब पिघला। बर्फ़ सब पिघलने के कारण मैदानी क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिससे कई सारे शाकाहारी जीव जो है घास खा खा के जिंदा रहने लगे, और आदि मानव जो है उसी को खा करके जिंदा रहना प्रारंभ किया। और इसी समय वे लोग, मछली का प्रचलन वो लोग में बहुत ज़्यादा बढ़ गया खाने के लिए। जो आरंभिक मनुष्य थे वो मध्य पाषाण काल में मछली का बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे, क्योंकि जलीय जीव था ये। बात समझ में आया? और एक बात याद रखिएगा कि 12,000 वर्ष पूर्व ही जो बसने का प्रक्रिया था वो शुरू हुआ था। बसने मतलब है कि जो समाज बसने लगा ना, बस ये इसी समय स्टार्ट हुआ था, 12,000 वर्ष पूर्व। बात समझ में आया? कैसे बोलना है फिर से समझिए। मध्य पुरापाषाण काल का समय 12,000 से 10,000 साल पूर्व था। इस काल को मेसोलिथ काल भी कहा जाता था। इस समय छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग किया जाता था, जिसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। हो जाएगा? इसी समय में पृथ्वी में बहुत बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन हुआ तथा पृथ्वी का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, जिस कारण से मैदानी क्षेत्रों का विस्तार हुआ। और इसी समय लोगों में, मतलब आदि मानव में, मछली का महत्व बढ़ा। इसके साथ साथ 12,000 वर्ष पूर्व ही बसने की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे अब हम लोग समाज को बसा रहे हैं, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। समझ में आया? दिक्कत है यहाँ तक में? ख़त्म हो गया लेसन 2, छोटा था, लेसन 2 ख़त्म हो गया। अब इसी तरह जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। जैसे 6 ख़त्म हो गया ना, फिर 7 उससे भी स्पीड ख़त्म होगा, क्योंकि धीरे धीरे अब आप लोग का माइंड उस तरह का बनेगा। कल जो हम क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, बनाए थे नहीं? पांडुलिपि टेलीग्राम पे तो भेजे थे हम। पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर है, दोनों लिखे जाने में क्या कठिनाई है, नहीं बनाना चाहिए था। वीडियो तो था, लेकिन हम क्वेश्चन भी भेजे थे। देखिए बात समझिए, आप छोटे मोटे एग्जाम के पीछे मत पढ़िए, वो आपका निकल जाएगा। आप केवल ऑब्जेक्टिव बेसिस पे नहीं पढ़िए, आप डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, तो आप लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना बड़ा बड़ा एग्जाम होता है उसमें सब रिटन एग्जाम होता है, लिखना पड़ेगा उसमें, वो भरना नहीं पड़ता है चट्ठो मिट्ठो भर दो, लिखना पड़ेगा उसमें। और लिखने का प्रैक्टिस तभी होगा जब आप शुरू से तैयार करिएगा। तो शुरू से जब हल्का हल्का क्वेश्चन आप नहीं कर पाइएगा तो आगे जाकर के कैसे कर पाइएगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन को? 2 क्वेश्चन दिए थे, करके आना चाहिए था, कल करके लाइएगा सब। ये समझ में आया? हो जाएगा? चलिए आप लोग बताइए, हल्लर कौन सा पूरा स्थल है? वो कहाँ बताइए? हल्लर को कौन सा पूरा स्थल में बांटा गया है? नवपाषाण, नवपाषाण है ना, नव पूरा पाषाण कालीन, भूल गए इतना जल्दी? मेहरगढ़, भीमबेटका पूरा पाषाणिक, भीमबेटका पूरा पाषाणिक, और आदि नंदूर नहीं, महापाषाणिक काल। यही ना? समझ में आया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा? चलिए इसको लिखिए और कल का आप लोग टेस्ट दीजिए फटाफट बैठ करके। ये ख़त्म हो गया, इसको लिखिए फटाफट। चलिए स्टार्ट करिए। स्ट्रक्चर बना लिए तो थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखिए। मध्य पुरापाषाण काल को थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखिए, बाद में स्ट्रक्चर बनाइएगा। मध्य पुरापाषाण काल को
मध्य पुरा पाषाण काल को मेसोलिथ काल भी कहा जाता था। मेसोलिथ काल भी कहा जाता था। मेसोलिथ काल भी कहा जाता था। इस समय छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग औजार के रूप में किया जाता था। इस समय छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग औजार के लिए किया जाता था, जिसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। जिसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। जिसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। इसी काल में पृथ्वी के जलवायु में काफ़ी अधिक परिवर्तन हुआ। इसी काल में पृथ्वी के जलवायु में काफ़ी अधिक परिवर्तन हुआ, जिससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ा। जिसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर मैदानी क्षेत्रों का विकास हुआ। जिसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर मैदानी क्षेत्रों का विस्तार हुआ। हो गया। तथा 12,000 वर्ष पहले ही 12,000 वर्ष पहले ही बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। चलिए स्ट्रक्चर बना लीजिए और कल का जो चैप्टर पढ़ाए थे उसका अभी आप लोग टेस्ट दे दीजिए फटाफट।